औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज हमारा मौजू ज़ेर बहस कोर्ट फीस एक्ट 1870 है। इसके हम सेक्शंस 1 से लेकर 10 तक करेंगे। सबसे पहले इसका मुख्तसर तारुफ सुन लें। बेटा, हिस्ट्री के हिसाब से ना थोड़ा सा आप लोग सोचा करें, और कोई बड़ी बात नहीं होती, इम्तिहान भी आ जाता है किस तरह। अब इस तरह से आपको मैं गुजारिश कर रहा हूँ। अब ये है लॉ 1870 का, 1870 में ये कानून बना। पाकिस्तान तो 1947 में हमारे वजूद में आया, तो ये कानून फिर कैसे आ गया, इस तरह के ना कुछ सवालात आए हुए हैं। एनालिसिस पूछते हैं आप लोगों की एक हिस्ट्री के बारे में, एज लॉ के बारे में। फिर इसका आप जवाब सुन लें। जब 1857 की जंग आज़ादी हुई, अंग्रेज़ मुकम्मल काबिज हो गया बरे सगीर पर 1860 में, तो उन्होंने मुख्तलिफ लाज मुतारिफ़ कराए। जैसे आपका पाकिस्तान पिनल कोड है, 1860 में आया। CRPC है, बाद में आया। CPC है 1908। इसी तरह कोर्ट फीस एक्ट भी 1870 में लागू हो गया बरे सगीर में। उसके बाद क्या हुआ बेटा, ये 1947 में पाकिस्तान बना। उसके बाद जो पाकिस्तान की असम्बली थी ना, इसने जो प्रीवियस लाज थे अंग्रेज़ दौर के, उनको एडॉप्ट कर लिया। विद द पैसेज ऑफ टाइम अमेंडमेंट्स वगैरह होती गईं। अब ये वो कवानीन हैं जो इस वक्त पाकिस्तान में राइज हैं, मुख्तलिफ तरह के। ये इसकी बड़ा मुख्तसर सी हिस्ट्री है। अब इसका अक्सर बहस व मुबासा होता है कि प्रेम्बल को आप देख लें, हर कानून का प्रेम्बल होता है, लेकिन इसमें प्रेम्बल के बारे में क्या है, थोड़ा सा ये शायद सवाल भी पूछ लें, कोई बड़ी बात नहीं होती आप लोगों से। सेक्शन के हिसाब से आप लोग आ जाएं। अब देखें ना, इसका सिर्फ नाम है कि कोर्ट फीस एक्ट है, ठीक है ना, और खामोशी है। शुरू में बेटा इसका डेफिनेशन पोर्शन वगैरह है, इंतहाई आसान है, और दीगर लाज में आप लोगों ने सारे पढ़े हुए हैं। अब इसको ज़रा समझ लें, लागू ये किन पर होता है, किन हालात में होता है, कौन से ऑफिस हैं या कौन सी कोर्ट्स हैं जहाँ का पर कोर्ट फीस का कानून लागू होता है। बेटा, कोर्ट फीस क्या है? सबसे पहली बात, जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में लिटिगेशन है सिविल राइट्स की, सिविल कोर्ट्स में मुख्तलिफ दावाजात हैं। सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, सूट फॉर डेक्लरेशन, प्रीएम्पशन का सूट है। मुख्तलिफ तरह के मुख्तलिफ दावाजात हैं, उन पर यह कोर्ट फीस लगती है। इसका तरीक़ाकार क्या है बेटा? इसका चालान बनाया जाता है, एक फॉर्मेट है 32A के नाम से मशहूर। उसे वकला साहबान ये ज़्यादातर करते हैं, उसको फिल कर लेते हैं, अदालत से भी परमिशन ले लेते हैं, या फिर अगर वो एक तकाजा है कानून का किस हिसाब से चलना है। पहले पार्टी अपने तौर पर स्टैम्प पेपर ले लेती है ख़जाने से, लेकिन अब आजकल ना 10-20 दिनों से, शायद 15 दिन हो गए हैं, इतने दिन हो गए या महीना, पंजाब में कोर्ट फीस वगैरह का थोड़ा सा ज़रा तरमीम हुई है बयान हल्फी के हिसाब से। अभी जुडिशल फ़ीस का तो अंदाज़ा मुझे नहीं है, लेकिन सुनने में आया था, एक दो दोस्त बता रहे थे कि पहले ख़जाने से 50 का 100 का बयान हल्फी लेते थे, लेकिन अब ये सिस्टम ऑनलाइन हो गया है, तो शायद ख़जाने में छोटे स्टैम्प पेपर्स अब नहीं हैं आजकल।
जुडिशल के हिसाब से मैं आप लोगों को बता दूंगा। बेटा प्रोसीजर ये होता था कि वकला साहबान वो फॉर्म फिल करके तो ख़जाने से जो हमारा अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है पंजाब में, हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिसर साहब होते हैं, वहाँ से ये स्टैंप वगैरह लगा के बैंक में फ़ीस जमा कराते थे, वहाँ से इन्हें स्टैंप पेपर्स मिल जाते थे। इसे हम जुडिशल कहते थे। अब एक देखें, ये प्रैक्टिकली मैं बेटा आप लोगों को मिसाल दे रहा हूँ। एग्रीमेंट टू सेल हुआ एग्रीकल्चरल लैंड का, 2 एकड़ की ज़मीन है, एक बंदे ने बेची है, दूसरे ने खरीदी है। अब उनका डिस्प्यूट हो गया पेमेंट्स वगैरह का। अब एक पार्टी अदालत में आ जाती है सिविल कोर्ट में। बेटा 20 लाख की ट्रांजैक्शन है, फ़र्ज़ किया सारे पैसे अदा शुद्ध हैं या नहीं हैं। सवाल ये आता है कि इस पर कोर्ट फ़ीस कितनी लगेगी। बेटा कोर्ट फ़ीस इस पर लगेगी 15,000। इसमें एक न्यूमेरिकल थ्रेश होल्ड है। वो कैसे, एक टेस्ट है। 25,000 से ज़्यादा जब वैल्यूएशन आ जाए ना, वो भी इंशाल्लाह ताला आप लोगों को बताएंगे कि प्लेंट में क्या लिखना होता है आखिर में, सूट वैल्यूएशन क्या है, और जो जायदाद मुतदावी है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी उसकी आपने वैल्यूएशन लिखनी है। और इसमें कोर्ट फीस का तयन कैसे होगा। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की मैं आप लोगों को मिसाल दे रहा था कि मैक्सिमम कोर्ट फीस है इसमें 15,000 रुपये, 2 लाख तक। 2 लाख से ज़्यादा अगर डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन है, कोर्ट फीस इतनी ही रहेगी। अब सिविल कोर्ट में दावा दायर हो गया, सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ एन एग्रीमेंट टू सेल, तो प्लेंट के साथ ही पहले दिन अमूमन वकला साहबान ये स्टैम्प पेपर भी दाखिल कर देते हैं। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि जी कोर्ट फीस दाखिल हो चुकी है जी। बेटा ये इसका प्रोसेस होता है। अब पाकिस्तान में जितनी भी कोर्ट्स हैं, खासकर जो सिविल एडजुडिकेशन का काम कर रही हैं मुख्तलिफ नामों से, मिसाल दे रहे हैं बेटा आप लोगों को, जैसे रेवेन्यू कोर्ट है, सिविल कोर्ट हो गई, और भी दीगर कोई अदालतें हो सकती हैं, क्योंकि अब इस हद तक काम फैल गया है कि नहीं गिना जा सकता। एक इस तरह की हो गई। और दूसरी बेटा स्टैंप्स वगैरह होती हैं, ये हमारी, हम जिसे आम सादा अल्फाज में ना टिकट्स कहते हैं, कि कोर्ट में मुख्तलिफ पेपर्स वगैरह सबमिट करते हैं पार्टीज़, एप्लीकेशन वगैरह, उन पर भी एक कानून का तकाजा है कि जी इतने की टिकट्स लगेगी। जब हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में कोई कार्रवाई हो, कोई प्रोसीडिंग हो, उसका भी बेटा एक तरीक़ाकार है, वो हर पेज के हिसाब से टिकट लगती है। अटेस्टेड कापी का भी यही हिसाब है। कोई केस डिसाइड हो चुका है अदालत से, अगर पार्टी उसकी अटेस्टेड कापी लेना चाहती है, उसका भी फ़ीस का एक तरीक़ाकार है। ये 2-3 लाज हैं ना मुख्तलिफ तरह के, हमारा कोर्ट फ़ीस हो गया, सूट वैल्यूएशन हो गया, रजिस्ट्रेशन का तो शायद अब आप लोगों के उसमें नहीं है। बहुत हद तक ना इनको इंटरलिंक करके पढ़ा जाता है, लेकिन बेटा आज आप लोगों को सिर्फ बुनियादी बातें बता रहा हूँ, इनको आप लोग अच्छे तरीके से समझ लें। अब ज़्यादा तवज्जो आप लोगों की किस बात पर हो, मुकम्मल ला अभी फ़िलहाल हम सरे दस्त नहीं पढ़ सकते। सॉरी बेटा, पहले आप लोग सूट्स देख लेना। सिविल कोर्ट में जनरली कितनी किस्म के सूट्स होते हैं, उन पर कोर्ट फीस कितनी लागू है। उसके बाद एपीलेट कोर्ट का क्या तरीक़ाकार है, या रिवीजन में मैटर जाता है, वहाँ पर कोर्ट फीस है या नहीं है, अगर है तो कितनी। ऑनरेबल हाई कोर्ट का, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का क्या तरीक़ाकार होगा कोर्ट फीस से मुतल्लिक़ा। बेटा इस पर आप लोगों ने फ़िलहाल सरेदस्त ज़्यादा फोकस देना है। अब सेक्शंस की तरफ हम आ जाते हैं। रूटीन में बेटा पहले बाय द वे डिस्कस करते रहते हैं, सर बाबर साहब का भी माशाल्लाह काफ़ी शायद इस पर काम पड़ा है, और उसके अलावा यूट्यूब पे काफ़ी सारे हैं। लेकिन बेटा ये अगरचे पहले एक काफ़ी ज़्यादा ज़ख़ीरा इल्म मौजूद है यूट्यूब पर, फिर मुझे ज़रूरत क्यों है, वो इस वजह से कि थोड़ा सा हमने सिलसिला टेस्ट वगैरह का शुरू किया हुआ है ना। मेरी ये गुजारिश थी, बल्कि अक्सर बच्चे कहते थे कि सर मुख्तसर ज़रा तारुफ बता दें, हमें समझ आ जाएगी। बेटा तारुफ यही है,
सिविल कोर्ट्स पर लागू होता है। इसमें मुख्तलिफ तरीके से आप लोग पेमेंट करते हैं एक्सचेकर को, गवर्नमेंट को, जिनमें टिकट्स वगैरह भी हैं, स्टैम्प पेपर्स वगैरह भी शामिल हैं। अब सेक्शन के हिसाब से हम ज़रा दोबारा बेटा आ जाते हैं कि पहला इसका डेफिनेशन पोर्शन वगैरह हो गया। उसके बाद बेटा ये सेक्शन 2 शायद ओमिटेड है, ख़त्म हो चुका है। सेक्शन 3 में आप लोग आ जाएं, ये ऑनरेबल हाई कोर्ट का तरीक़ाकार बताया गया है कि वहाँ कितनी फ़ीस वगैरह होगी कोर्ट फ़ीस के हिसाब से। अब ये नंबर 4 फ़ीस ऑन डॉक्यूमेंट्स फाइल्ड ऑनरेबल हाई कोर्ट में। फिर नेचर ऑफ केसेस है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट एज ए कोर्ट ऑफ जनरल जुरिडिक्शन या ऑर्डिनरी ओरिजिनल जुरिडिक्शन के हिसाब से मैटर को एडजुडिकेट कर रही है। सिविल कोर्ट का भी तकरीबन यही बेटा हिसाब होता है कि उनके जो फैसला जाते हैं उस पर कितनी कोर्ट फीस अदाशुद है या कितनी करनी है। अब ये प्रोसीजर सारा इसमें बेटा बताया हुआ है कि अगर कोई डिस्प्यूट वगैरह आ जाता है तो इसका जो टैक्सिंग ऑफिसर है उसके पास इशू जाएगा। अदरवाइज फिर ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब ने करना है इसको डिसाइड कि इसका सही कानूनी तरीक़ाकार क्या होगा। बेटा ये टैक्स वगैरह में ना, जो हमारे सेल्स टैक्स हो गए, इनकम टैक्स हो गए, और जो हमारी कस्टम ड्यूटीज़ वगैरह लगती है ना, उन पर ये मामलात काफ़ी ज़्यादा आते हैं। तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने मौका दिया तो तसल्ली से कभी इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। बेटा ये अब सेक्शन 6 को देख लें, फ़ीस इन अदर कोर्ट्स एंड इन पब्लिक ऑफिसेस। अब जो ऑफिसेज हम आपको बेटा बता रहे हैं मुख्तलिफ, बस हम म्यूनसिपल कमेटी में आप लोग एप्लीकेशन वगैरह देते हैं, कोई डॉक्यूमेंट्स देखना चाहते हैं। रेवेन्यू कोर्ट्स हमारी मुख्तलिफ तरह की काम करती रहती हैं। अगर वहाँ आप लोगों का कोई इशू है, मामला है, आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर उसी कानून के हिसाब से देखना पड़ेगा कि कोर्ट फीस कितनी लागू होती है। अब मेन आ गया हमारा बेटा, असल है सेक्शन 7। इसको बहुत तवज्जो से देखिएगा, आज का मेन सेक्शन मेरा बेटा यही है। अब ये कंप्यूटेशन कैसे होगी, हमें ये कैसे पता चलेगा कि किस तरह के दावाजात पर कितनी कोर्ट फीस लागू होगी। बेटा फ़िलहाल अभी आप लोग हेडिंग पे ज़्यादा तवज्जो दें। अब जो मनी सूट्स होते हैं, रिकवरी ऑफ मनी, कंपनसेशन, डैमेजेस के दावाजात होते हैं, उन पर कोर्ट फीस कितनी लगेगी। मिसाल दे रहे हैं बेटा, एक शख्स ने सिविल कोर्ट में दावा दायर कर दिया कि जी 15 लाख रुपए मैंने दूसरे शख्स से लेना है, डिफेंडेंट से, तो मुझे रकम की अदायगी की जाए। 15 लाख पर बेटा कितनी होगी, 15,000 रुपये कोर्ट फीस इस पर लगेगी। बाकी ये तरतीब सारी बताई गई है। फॉर मेंटेनेंस एंड एन्युइटीज़, बेटा ये मेंटेनेंस वो नहीं है फैमिली वाला, ये और है। आप ये ना समझिएगा कि जो फैमिली लॉ है उसके हिसाब से अगर देख लें तो उसकी 15 रुपये है कोर्ट फीस। फैमिली सूट्स में सिर्फ 15 रुपये कोर्ट फीस होती है, और वो टिकट की शक्ल में प्लेन पर वकला साहबान टिकट्स लगा देते हैं। तो मीनिंग देयर भाई क्या है कि जी कोर्ट फीस अदा शुद। बेटा ये हो गया। उसके बाद मूवेबल प्रॉपर्टी है, अगर इसकी रिकवरी करानी है। मिसाल दे रहे हैं बेटा, एक शख्स ने किसी से कार ली, वापस नहीं की, अगर सिविल डिस्प्यूट हो गया, मूवेबल प्रॉपर्टी का वो दावा दायर कर देते हैं कार से मुतल्लिका। तो कार की जो जनरली वैल्यूएशन होती है वही उसकी कोर्ट फीस आ गई। कार है जी 20 लाख की, मिसाल दे रहे हैं बेटा, तो 20 लाख पर भी 15,000 ही कोर्ट फीस होगी। बेटा ये मुख्तलिफ तरह की मूवेबल प्रॉपर्टीज़ हमारी होती हैं, कुछ की मार्केट वैल्यू होती है, कुछ की नहीं होती, कुछ की नहीं होती। उस पर फिर देख लें क्या हिसाब किताब होगा। जनरली जो एक प्रूडेंट मैन कहता है या जो कानून का तकाजा है उसी हिसाब से। बेटा ये हमारे डेक्लरेटरी सूट्स हो गए, कॉन्सिक्वेंशियल रिलीफ वाले, इसका आप लोग गौर से सुन लें। बेटा अगर डेक्लरेटरी सूट है ना, मिसाल दे रहा हूँ आप लोगों को, प्लेंटिफ ने दावा दायर किया, जो कि खातून है, सिविल कोर्ट में कहती है कि जी मेरे भाई ने मुझे हक के वरासत से महरूम कर दिया है, जो ज़मीन मेरे नाम बनती है अब मेरे नाम नहीं है, मेरे साथ इंसाफ किया जाए। इसमें बेटा पार्टी का अख्तियार होता है कि वो वैल्यूएशन अपनी मर्ज़ी से लगाएं, ना कि जितनी ज़मीन की कीमत है
तो आम तौर पर हमारे यहाँ वकला साहबान वैल्यूएशन कर देते हैं 3,000 2,000 रुपये। तो ये कोर्ट फीस इसमें अदा नहीं होती, काबिल अदायगी नहीं है। वजह क्या? 25,000 से कम बेटा कोर्ट फीस कोई भी नहीं है। अकाउंट्स के आप आ जाएं दावाजात में, इसमें भी जो वैल्यूएशन वगैरह होती है बेटा, ये इसका तरीक़ाकार है। डेक्लेरेटरी डिक्री हो गई हमारी, पोजेशन के ऑफ लैंड के सूट्स हो गए बेटा। ये जो पोजेशन का होता है ना, ज़मीन का कब्ज़ा हासिल करने के लिए, उसकी कोर्ट फीस मुकम्मल देनी पड़ती है जितनी ज़मीन की वैल्यूएशन होती है। ख़ासकर पोजेशन का अगर दावा हो, डेक्लेरेटरी सूट ना हो तो। उसके बाद बेटा ये प्रीएम्पशन का हो गया, शुफे का। अब इसमें ना एक इंतहाई अहम बात जहन में रख लें, ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा। जो हमारे लैंड रेवेन्यू एक्ट के मेरे सारे बेटा लेक्चर पढ़े हैं यूट्यूब पर, उसमें मैंने प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट को बहुत अच्छे तरीके से बताया हुआ है कि प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट क्या है। लेकिन थोड़ा सा छोटा सा हिंट दूंगा, वो क्या है बेटा? जब प्रीएम्पशन वगैरह का दावा होता है ना, या और भी दावाजात होते हैं जिसमें वो कहते हैं कोर्ट फीस जी प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट के हिसाब से होगी। बेटा जो नेट प्रॉफिट्स होते हैं ना, नेट प्रॉफिट समझ लें क्या है। ज़मीन है 1 एकड़, उस पर खर्चा कितना हुआ है और प्रॉफिट कितना हुआ है। जो प्रॉफिट होगा उसे हम नेट प्रॉफिट कहते हैं। अब प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट का कैसे हिसाब लगेगा बेटा? ये गवर्नमेंट का काम होता है, खासकर रेवेन्यू का। जो पटवारी साहब होते हैं ना किसी भी मौजे के, वो एक अपना हिसाब करते हैं कि जी इस ज़मीन की पैदावार कितनी है सालाना, साथ वाली ज़मीन की कितनी है, और एक ये टाइम पीरियड होता है, उसमें ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। उसके बाद वो कैलकुलेशन कर लेते हैं कि जी इसका अब प्रोड्यूस इंडेक्स यूनिट इस ज़मीन का, इस मौजे का या इस इलाके का इतना रखा जाए। जब वो ये तय कर लेते हैं तो बेटा उस हिसाब से कोर्ट फीस काबिले अदा होती है। इसको आप इस तरीके से जहन में रख लें बेटा। ये रिडेम्पशन के दावा जाते हैं, फारक्लोजर के होते हैं मार्ट गेज की शक्ल में। उनमें जनरली जो मैटर एंड डिस्प्यूट की वो वैल्यूएशन होती है कि जी इतने पैसों का हिसाब किताब है, इस पर भी कोर्ट फीस उतनी ही लगती है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का आप लोगों को बता चुका हूँ। कॉन्ट्रैक्ट है वही कि जी कितने में पार्टीज़ की का सौदा हुआ, कितने में जी ज़मीन बिकी है, ली है। लीज़ के हिसाब से आप देख लें। एवार्ड के की बाबत अगर मामला आ गया है, लैंडलॉर्ड और टेनेंट का है बेटा, ये हैं हमारे दावाजात। सेक्शन 7 को सारे को अच्छे तरीके से देखना है। आप लोग एक टेबल बना लें जिसमें पहले मुख्तलिफ सूट्स लिखें, उस हिसाब से फिर उनकी कोर्ट फीस लिखें। इसको बार बार जब लिखेंगे ना, बच्चे अक्सर मुझसे पूछ रहे हैं सर याद नहीं होता। बेटा पहला आसान सिंपल तरीकाकार ये है, आप नेचर ऑफ सूट्स लिखें हेडिंग्स में कि कौन कौन से दावाजात अदालत में आते हैं। जब आप ये लिख लेंगे फिर आप लोगों को इसकी कोर्ट फीस की भी सही समझ आ जाएगी। तो आज ज़रा शार्ट रखा है इस वजह से ताकि हमारा पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, उसके बाद इंशाल्लाह ताला हम केस लॉज वगैरह भी देखेंगे, इसको आगे चलाएंगे। तो टेस्ट भी इंशाल्लाह ताला होगा दोनों मज़ामीन का, कोर्ट फीस का भी, और पहले जो बेटा हमने पुलिस रूल्स का लेक्चर भी हुआ है, ये 2 आज हमारे टेस्ट हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेटा आप लोगों का हामी और नासिर हो। इन गुज़ारिशात के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।